friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था किस तरीके से न्यू स्वराजेस टेक पार्ट्स इन इलेक्शंस और फाइनली उनको कई मिनिस्ट्रीज मिल जाती हैं, लेकिन 28 महीने की गवर्नमेंट चलाने के बाद दे रिजाइंड एंड व्हाट वाज द रीजन? दैट वाज आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यस गाइस, 1939 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर स्टार्ट होता है, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वहाँ पर ब्रिटिशर्स हमको पार्ट बना लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लेकिन हमारी बिना जानकारी के, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे परमिशन लिए. तो इस वजह से जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं, इंडियन मिनिस्टर्स, उनको गुस्सा आता है एंड दे फाइनली रिजाइन आफ्टर 28 मंथ्स ऑफ गवर्नमेंट. ये हमको देखना है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तो हमने रिज़ाइन कर दिया, बाकी और नेशनलिस्ट लीडर्स का क्या रिस्पॉन्स होता है और किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इंडिया के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इवन ब्रिटिशर्स के एटीट्यूड के ऊपर टुवर्ड्स इंडिया. तो सितंबर 1 1939 में जर्मनी अटैक करता है पोलैंड को और फाइनली ब्रिटेन, आवर कॉलोनियल पावर, डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी. तो देखिए यहाँ दो ग्रुप रहते हैं जिसमें एक तरफ होता है ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर एंड फ्रांस, एंड द अदर साइड इंक्लूड्स जर्मनी, इटली एंड जापान. तो ये दो एलाइड फोर्सेस, दो एलाइड पावर्स कह सकते हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के खड़े होते हैं, जिसका इफेक्ट, जिसका कॉज पूरे वर्ल्ड को उठाना पड़ता है. अब क्या किया जाता है, ब्रिटिशर्स डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडियन विल सपोर्ट अस फॉर द वॉर, हम उनका साथ देंगे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन बिना हमारी कंसल्टेशन के, बिना हमारा ओपिनियन मांगे. तो नेशनलिस्ट लीडर्स जितने रहते हैं वो बहुत भड़क जाते हैं कि ये कौन सी बात होती है, वी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ, वी आर द मिनिस्टर्स विद इन द गवर्नमेंट एंड यू डिडंट थॉट की एक नीड है इनसे आज्ञा लेने की, परमिशन लेने की, आइदर कंसल्ट करने की. पर ब्रिटिशर्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. तो इंडियंस इस एक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और डिसाइड करते हैं कि वी विल नॉट सपोर्ट देम इन वॉर. ठीक है, क्या कारण रहता है कि वो वॉर में इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये वॉर जो हो रहा है दैट इज अगेंस्ट एक इम्पीरियल पावर दूसरे इम्पीरियल पावर के लिए लड़ रहा है. क्योंकि अगर हम देखें तो जर्मनी, इटली, जापान, इसमें किसका राइज हो रहा था? फेसिज्म का, नाक्सिज्म का, मिलिटरिज्म का, इम्पीरियलिज्म का. ये वॉर जो है वो राइज किसको दे रहा था? इम्पीरियलिज्म को ही राइज दे रहा था. हम इम्पीरियलिज्म के इफेक्ट्स इतने सालों से झेल रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि हम किसी का भी सपोर्ट करें, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकलना है दैट विल राइज ऑफ एन इम्पीरियल पावर. अगर ब्रिटेन का साइड जीतता है तो भी इम्पीरियल पावर बढ़ेगा, और उस साइड जर्मनी का साइड जीतता है तो वहाँ पे फेसिज्म, नाक्सिज्म, मिलिटरिज्म, यही चीज़ उभर के निकलने वाली है. तो हमको ये पता चल गया था कि एक इम्पीरियल लीडर्स दूसरे इम्पीरियल लीडर्स से लड़ रहे हैं एंड इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट. लेकिन फिर भी कांग्रेस के लीडर्स या हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स दो बेसिक कंडीशंस रखते हैं ब्रिटिशर्स के सामने कि अगर आप ये मान लें तो हम फिर भी आपका साथ दे सकते हैं. तो दो कंडीशंस क्या रहती हैं? एक तो वॉर, आप वॉर खत्म होने के जस्ट बाद टू सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक असेंबली बनाइए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. और इमिडिएटली सम फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और अभी इसी वक्त इमिडिएटली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए सेंटर में. ठीक है, तो ये दो बेसिक कंडीशंस रखते हैं नेशनलिस्ट लीडर्स. लेकिन वॉइस रॉय लिलिंको, जो कि एक इम्पीरियलिस्ट वॉइस रॉय रहते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं हमारी या नेशनलिस्ट लीडर्स की इस डिमांड को, बोलते हैं हमें नहीं माननी. लेकिन फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी वार्धा नाम की जगह पर एक मीटिंग करती है, जो कि 1939 में सितंबर में ही होती है, जब वॉर स्टार्ट हुआ होता है. ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी दो आइडियोलॉजी निकल के आती है. ठीक है, क्या आइडियोलॉजी निकल आती है? जो गांधी जी
और उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमको अनकंडीशनली हमारी एलाइड पावर्स का साथ देना चाहिए, हमको सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने हमारे इतने सालों तक हमारे लिए गवर्नमेंट बना के रखी है, हम पे रूल किया है, तो हम साथ दे सकते हैं। हो सकता है कि साथ देने के बाद वो हमारी डिमांड्स को पूरा कर दें। लेकिन दूसरा आइडियोलॉजी या दूसरा ग्रुप रहता है, दैट इंक्लूड्स सुभाष चंद्र बोस एंड द सोशलिस्ट लीडर्स। इनका कहना रहता है कि वॉर तो दोनों ही इंपीरियल पावर के अगेंस्ट हो रहा है ना, ब्रिटेन भी एक इंपीरियल पावर है, ऑन द अदर हैंड जर्मनी भी एक इंपीरियलिस्ट पावर है, तो हम सपोर्ट करके एक इंपीरियल पावर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि दूसरी कंट्री इसके अंदर इंपीरियल पावर का राइज होके आए और आगे हमारी जैसी कंट्रीज़ को कॉलोनियल कंट्रीज़ बना ले। तो सुभाष चंद्र बोस और उनके लीडर्स, एसोसिएट लीडर्स कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की इस परेशानी को, है ना, इस आपदा को हमें अवसर बनाना चाहिए, इस प्रॉब्लम को वी शुड टेकल एज एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ हमें बिल्कुल अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी उठाना चाहिए, और हमको इंटरनल क्राइसिस टाइप की कंडीशन बना देनी चाहिए ताकि एट लास्ट ब्रिटिशर्स डिसाइड करें टू गो फ्रॉम इंडिया और हमारे हित में काम करें, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये दो आइडियोलॉजी देखने को मिलती है हमको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कुछ रिजोल्यूशंस भी पास होते हैं हर बार की तरह। पहला रिजोल्यूशन है कि अगर ब्रिटेन इज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी और फ्रीडम, वर्ल्ड वॉर में भाग लिया उसने अगेंस्ट जर्मनी के, इटली के और जापान के, तो वो उसकी डिमांड, वो क्या, उसका क्या कहना था कि मैं तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा हूँ और फ्रीडम के लिए लड़ रहा हूँ। तो हमारे इंडियंस का कहना था पहले हमें तो फ्रीडम दे दो, फर्स्ट यू शुड शो दीज मोरल्स टू आवर कंट्री, जिसको तुम कॉलोनियल पावर इतने सालों से बनाकर रखा है, ठीक है। और दूसरी बात, आप ये बताओ कि अगर आप हमको पार्ट दिला रहे हो या खुद एक वॉर का पार्ट बन रहे हो तो उसका एम क्या है, तो आप डिक्लेयर करो पहले कि एम ऑफ वॉर क्या रहेगा। अगर हम आपके साथ भागीदारी दे भी देते हैं वॉर में, तो आपका एम क्या रहेगा, आप रिटर्न में हमें क्या देने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स नेगेटिव रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट हमारे हित में कोई काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी अमेंड करके कुछ इमरजेंसी पावर्स भी ले लेती है सेंटर्स, मतलब अपने पावर्स को इंक्रीज कर रही है, हमारे लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं ला रही कि वो हमारी तरफ हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या करा, अमेंड कर दिया, अब अपने अंदर इमरजेंसी पावर्स भी जोड़ दिए। उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी पास कर दिया और सिविल लिबर्टीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ नेशनलिस्ट लीडर्स को समझ में आने लग गया था कि अगर हम यहाँ वॉर का पार्ट भी बनते हैं तो भी हमको कोई भी लिबर्टीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। तो अक्टूबर 23, 1939 में डिसाइड कर लिया जाता है दैट वी विल नॉट सपोर्ट दी पार्ट, और यहीं पर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी रिज़ाइन कर देती है सारी प्रोविंसेस में। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत गवर्नमेंट बनाई गई थी प्रोविंसेस में और कांग्रेस के लीडर्स मिनिस्टर्स बन गए थे, वो 28 मंथ की गवर्नमेंट के बाद फाइनली रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स था। जनवरी 1940 में गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे आफ्टर द वॉर। अब देखिए आप, डोमिनियन स्टेटस की बात कितने सालों पहले की चल रही है, अब आप कह रहे हैं कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन मार्च 1940 में वापस एक सेशन होता है कांग्रेस का, रामगढ़ सेशन, वहाँ पर डिसाइड किया जाता है नाउ कांग्रेस विल रिजॉर्ट टू CDM। ये डिसाइड किया जाता है कि अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच एक और कॉन्स्टिट्यूशन हुई है जो कि हमको बिल्कुल ध्यान रखनी है, दैट इज पासिंग ऑफ पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ठीक है। लाहौर में मुस्लिम लीग की ये मीटिंग होती है 1934 में। यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि देयर विल बी ग्रुपिंग ऑफ what geographical contiguous areas where Muslims are in majority। ऐसे एरियाज को, जोग्राफिकल ऐसे एरियाज को अब ग्रुपिंग कर दी जाएगी जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं।
अब मुस्लिम्स क्या था, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे थे लाइक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, बंगाल का एरिया, जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो ये चाहते थे कि उन मेजॉरिटी वाले एरियाज की ग्रुपिंग की जाए और उनको ऑटोनॉमस और सोवरेन बनाया जाए। अब हमको यहाँ याद करने वाली चीज़ क्या है कि अभी तक इक्वल फुटिंग में दो लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और गवर्नमेंट। यहाँ पर एक इक्वल फुटिंग लेकर आती है मुस्लिम लीग, जो पास करती है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। 1940 से लेकर 1947 तक हमको सारी ऐसी गतिविधियाँ दिखेंगी जिनकी इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो ये इंपॉर्टेंस रहता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन का, जो कि लाहौर में हुई थी। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने क्या करा, वॉर के लिए सपोर्ट नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। लेकिन अब अपना ट्रम्प कार्ड टाइप का प्ले करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट, एक ऑफर लाती है जिसको हम जानते हैं अगस्त ऑफर के नाम से। अगस्त में ये ऑफर लाया गया था, 1940 का समय था। ठीक है, क्या होता है, गवर्नमेंट अपने एक ऑफर के साथ आती है, वो कोशिश करती है कि यार हम कुछ ऐसा ऑफर करें इंडियंस को, वो अपना कॉपरेशन दे। अब क्यों ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया की कॉपरेशन की, हमारे इंडिया के सपोर्ट की? देखिए 1939 का जो ये युद्ध था वो हिस्ट्री का सबसे भयानक युद्ध था। ठीक है, इसमें कई लाइव्स जा रही थी, कई मैन पावर जा रहा था, कई इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्जेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ, आर्म्स इक्विपमेंट्स के साथ लड़ाई हुई थी, जो कि काफ़ी अपडेटेड थे। तो विश्व नाश का ये एक युद्ध था हिस्ट्री के अंदर, जो कि याद रखा जाता है। इंडियंस का सपोर्ट इसलिए चाहिए था क्योंकि वो हमारे कॉलोनियल पावर्स थे। पहली बात तो उनको मैन और मनी की भी ज़रूरत थी। दूसरी बात, अगर वॉर लड़ते लड़ते जो इतना वीक हो चुका था ब्रिटेन, इंटरनल क्राइसिस अगर इंडिया में आ जाता है तो वो उसको झेलने के सक्षम बिल्कुल नहीं बचा था। ठीक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो इंटरनल क्राइसिस को अब संभाल पाए। जिस तरीके से उसने पहले हर मूवमेंट को रिप्रेस किया है, अब वो शायद उस ज़ील के साथ नहीं कर सकता था। इसलिए वो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड प्ले करूं जिससे मुझे कॉपरेशन, सपोर्ट मिले इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स का। तो उसके वजह से उनने ऑफर लाया है अगस्त ऑफर। अब हम देख लेते हैं कि अगस्त ऑफर में ऐसे क्या प्रोविजंस थे। पहले तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, दूसरी बात बोलती है कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको अब एक्सपांड कर दिया जाएगा, जिस वजह से आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। उसके बाद बोलती है कि जैसे ही वॉर ख़त्म होता है हम आपके लिए सेट कर देंगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट लाई कि इंडियंस वुड डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शन। उसके बाद बोलती है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने फॉर्म करी तो आपको ही राइट दिया जाएगा कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड कर पाएँ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये पॉइंट्स लाई। और दूसरी बात बोलती है कि नो एक्सेप्टेंस ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी। एक बार जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके बाद कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। लेकिन कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि इतनी पुरानी डिमांड हमारी डोमिनियन स्टेटस की, जिसकी बात आप 1940 में कर रहे हैं। ठीक है, तो नेहरू जी बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एंड एज डोर नेल। जिस तरीके से एक डोर की नेल जो होती है, कील जो होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता बाद में, उसको एज अ डेड, वो हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं इस समय पे जब हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 से तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, आप अब हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे। हम आपके इस अगस्त ऑफर को टोटली रिजेक्ट करते हैं और यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है अगस्त ऑफर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगस्त ऑफर की तरीके से अगला भी प्रपोजल आता है। अगला प्रपोजल होता है क्रिप्स प्रपोजल, जिसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्रिप्स प्रपोजल को पढ़ने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विस। थैंक यू।